साथियों, आज मैं आपको माने जाने अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के श्री रंजीत कुमार से मिला रहा हूँ। ये 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम जो बीएसपी पार्टी के संस्थापक थे, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर अपने अधिवक्ता संघ के साथ लखनऊ पहुँचे थे, काशीराम स्मारक पर और अम्बेडकर पार्क पर। आपने वहाँ पर कितनी भीड़ का आंकलन किया था? लगभग लोग बताते हैं जैसे पार्क के अंदर जितनी भीड़ थी उससे कई गुना ज़्यादा बाहर भीड़ थी। इसमें क्या सच्चाई है? इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकर कहते हैं कि बीजेपी पार्टी को धन्यवाद किया, अथवा जैसा सुनते हैं बताते हैं भाषणों में कि पार्कों का काम, पार्कों के टिकट का जो पैसा आता था वो समाजवादी पार्टी ने पार्कों के रख रखाव मरम्मत में नहीं खर्च किया था, जबकि बहन जी के रिटर्न देने पर वर्तमान सरकार ने खर्च किया था पैसा, पार्कों की मरम्मत कराई, उसके लिए धन्यवाद दिया था। इस पर आप थोड़ा डिटेल से बताने का कष्ट करें। जय भीम साथियों। जय साथियों, कहा गया है राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं और हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। साथियों, मैं उस रैली का जस्मदीद गवाह हूं और मैं अपने जीवन काल में जिस तरह की तादाद, जिस तरह की लाखों की हुजूम मैंने अभी तक के जीवन काल में नहीं देखा, और शायद मैं इस बात का बड़े शिद्दत और दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक जितने लोग वहां पर शरीक हुए थे, शायद इतनी तादाद में कभी इतनी भीड़ कभी कोई देखा नहीं होगा। इतनी भीड़ थी? ये तो रही सर जी। हाँ, और रही सवाल उस भीड़ में, जबकि माननीय बहन जी ने इस बात को खुद खुलासा किया है कि वो भीड़ किराए की नहीं थी जी। लोग अपने संसाधनों से अपने रोजी अपनी रोजी को छोड़कर और सूखी रोटी बनवाकर अचार मिर्चा प्याज लेकर साथ में गए हैं, पानी की बोतल लेकर गए हैं। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मैंने देखा। ये बहुत बड़ी बात। और एक बात हम ये भी बता दूं जी, एक बात मैं भी बता दूं, मैं बीइंग अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट, मेरे साथ अधिवक्तागण भी साथ में थे। यहाँ तक कि रायबरेली के बाद मुझे पानी कहीं मिलना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि इतनी जाम थी, इतना ज्यादा जाम था कि कहीं पानी मिला कर पानी और रात का भोजन लेकर ना गया होता, शायद मैं पूरा दिन भर भूखा रहता, पूरा दिन भर भूखा रहता। ये सिनेरियो थी कि कहीं हम निकलकर, हमारे साथ से 7-8 गाड़ियां गई हुई थी, हम लोग एक दूसरे के गाड़ियों से मिल नहीं पाए। जो हमारे साथ थे वही मेरे साथ थे। मैं उस भीड़ में किसी से मुलाकात नहीं कर पाया। भीड़ का मतलब जलजला इस तरह की था, जो देखने बनता था, उसका जितना भी मूल्यांकन करिए वो शायद कम। इतनी गजब की भीड़, बहुत गजब थी। मुझे तो लगता है कि ये मैं तो अभी एक लाइव में कर भी चुका हूं कि शायद ये वर्किंग डे में होता तो शायद लखनऊ में जलजला आ जाता। ये हकीकत सच्चाई है साहब। ये सही है। अब रही सवाल उस भीड़ का अवलोकन करने से, उस भीड़ का जब मैं परिशीलन करता हूं तो बहुत सारी सिनेरियो, बहुत सारी तस्वीरें एकदम सामने दिखाई देती है जी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि तथाकथित उस रैली को देखकर इतना ज्यादा लोग बौखला गए हैं, लोगों में इतना ज्यादा बौखलाहट है कि 2 दिन से मैं यही सुन रहा हूं, तमाम लोगों का क्वेश्चनों का सिर्फ जवाब ही दे रहा हूं कि देखो भाई क्या है उसकी हालात। उसकी बहन जी का कम से कम 1.25 घंटे का, 1 घंटे 11 मिनट का बहन जी का भाषण है। शायद अगर कोई शिद्दत के साथ उस भाषण को सुन ले तो शायद विपक्ष की सारे क्वेश्चन का आंसर उसमें समाहित है, वो मिल सकता है। फिलहाल मुझे लाइव में आने का बहुत बड़ा कारण महसूस हुआ कि मुझे आना चाहिए और इन सारी चीजों को तार कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि क्या है सच्चाई। ये है कि 2-3 सवाल ये पैदा होता है कि 9 तारीख की रैली में अधिवक्तागण भी गए, कोई वर्ग या समुदाय का ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जो उस रैली में शरीक नहीं हुआ होगा। जी, ये तो है पहला चीज। दूसरी चीज, बहन जी का मैं देख रहा हूं जो संबोधन है, उस संबोधन का शुरुआत का लेकर जो विपक्ष के तमाम लोग या मनवादी सोच के लोग तथाकथित क्वेश्चन उठा रहे हैं, शायद उनको या तो समझने की उनके पास क्षमता नहीं है या वो समझना ही नहीं चाहते। सच्चाई ये, या तो समझना ही नहीं चाहते या समझने की क्षमता ही नहीं। 2 बातें हैं जी। क्योंकि उनको और इसमें तथाकथित में अगर इस बात का लोगों को गुरेज है, इस बात के अगर उनको आपत्ति है कि बहन जी ने योगी सरकार को साधुवाद दिया,
तो चलो हम ये भी मान लेते हैं कि मैंने साधुवाद दिया, मैं तो एडमिट भी कर रहा हूं, साधुवाद दिया तो दिया भाई, सही काम का साधुवाद देना स्वाभाविक चीज है, इसमें कोई गलत तो है नहीं। और ये भी कहा उन्होंने ये काम नहीं कराया था, सपा ने ये काम नहीं कराया। वो जो चीजें थी जिस काम के लिए उन्होंने साधुवाद दिया, वो काम अगर आप कर लिए होते शायद आप भी साधुवाद के पात्र होते। यस यस, बहुत बड़ी बात जी। आप साधुवाद के पात्र तो आपके भी पास शासन सत्ता थी, आपको भी बन जाना चाहिए था। ये काम कराते कैसे सर, ये काम कैसे कराते? ये तो वहां पर है उसे अयाची का अड्डा बता रहे थे, ये वहां बारात घर खुलवा रहे थे, ये वहां पे बुलडोजर चलवा रहे थे। सवाल बहन जी का जितने भी क्वेश्चन थे ये एकाएक नहीं जन्म ले लिया जी, ऑटोमेटिक नहीं जन्म ले लिया। बहन जी ने अगर समाजवादी पार्टी को लक्ष्य बना रही है, कांग्रेस को लक्ष्य बना रही है, तो अपने गिरबान में झांके ना कि मैं क्यों ऐसा अवसर दे रहा हूं। भाई आपके पास मूल कॉन्सेप्ट था पूरे सबको मिलाकर लेकर चलने की, आपने किया क्या? क्यों ऐसा? आपको भी लेटर लिख कर दिया गया था, वो जो टिकट का पैसा है वो गलाब का अपने पास क्यों रख लिए? उसको विकास का उसका देख रेख में लगाना चाहिए था। अल्टीमेटली अगर आप कहते हैं कि नहीं वो एकदम विपक्षी है, बीजेपी हमारे अगेंस्ट है, लेकिन अल्टीमेटली उस लेटर को उसने कंसीडर किया कि नहीं किया, रख रखाव किया ना, तो साधुवाद का पात्र नहीं है कहा? और साधुवाद का पात्र नहीं है क्या? इन पार्कों में एससी ओबीसी सभी महापुरुष है। जबकि देखा जाए बहन जी ने उन पार्कों के तह में अगर जाएंगे तो हर वर्ग के रहनुमाई करने वाले या समाज की पीड़ा को, सामाजिक न्याय की पीड़ा को समझने वाले हर तथाकथित महापुरुषों का जो उसमें भागीदारी दिया गया, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का चिन्हित नहीं किया गया, पहली चीज। और उसके रखरखाव का अगर मांग कर रहे हैं तो उसमें हर किसी का योगदान है, हर किसी को उससे इतिहास से सीखने की पूरी संभावनाएं हैं। कौन किस तरह से लेता है सवाल है। कोई उसे अयासी गड्ढा के रूप में देख रहा है, कोई उस महापुरुषों में इतिहास की बदलने की ऊपर देख रहा है। अब सवाल दोनों है, तो कौन किस तरह से लेख रहा है? जिसकी मैं पहले कह दिया, जिस हो सकता है किसी में समझ ही ना हो और कोई हो सकता है समझना ही नहीं चाहता हो, दोनों बातें उसमें समाई और शॉर्टकट में। अच्छा एक बात मैं मान लेता हूं कि चलिए बहन जी बीजेपी से मिल ही गई, ये बात ये भी मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए एडमिट कर लेता हूं, हम एडमिट कर लेता हूं। हमारे रगों में बुद्ध, अंबेडकर, पेरियार, फूले साहब एवं बाबा साहब के कार्यशैली रगों में भरा हुआ है, रग में भरा हुआ है। उसके इतर हमें 1% किसी अन्य के लिए सोचने की टाइम ही नहीं है। वो सोचे जिनको इनके विषय में मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। अगर मालूम होता, अगर इनके इतिहास की जानकारी अगर होती तो कार्लाइल की वो बातें चर्चार्थ हो जाती। कार्लाइल ने कहा एक विद्वान के पीछे 10 मूर्ख रहते हैं, और जिस हेड ऑफ डिपार्टमेंट का अगर मुखिया ही वही हो तो फिर उस देश का आलम ही क्या होगा। सच्चाई तो ये है। अब एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूं, हमारी मूल्यांकन कर रहे हैं हम साधुवाद देने से, बाकी हमारी सारी रैली का जो भाषण था उसको साइड में लगा दिए। चलो हम इनकी मूल्यांकन कर लेते हैं। जबकि हमें था आज लाइव आने का सिर्फ एक काम था बहन जी के जो रीडिंग है, जिन्होंने जो अपने भाषण में कहा वो बताने के लिए, लेकिन मुझे इन तथाकथित लोगों का माकूल जवाब देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं ये लाइव में आया हूं। शायद मैं बताना चाहता हूं कि पहली बात सपा प्रमुख माननीय श्री अखिलेश यादव एवं श्रद्धेय परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी, इन सबके कारनामों को अगर देखा जाए कि अगर मेरे एक साधुवाद से करने से अगर इन विपक्ष इतना खलबलाहट मच गई तो अपने गिरबान को झांक के देखें। माननीय अखिलेश जी को इस बात की सद्बुद्धि देने की मैं प्रयास करने का कोशिश करूंगा कि जब वे बार बार ये कहते हैं कि मैं मान्यवर साहब को नेताजी ने जिताकर संसद में भेजने का काम किया है, जबकि उनकी सद्बुद्धि शायद मुझसे बड़े होंगे, शायद मैं उनके ज्ञान के चक्षु को खोलने का करने का प्रयास करूंगा। इनको पता होना चाहिए जब में मान्यवर साहब ने चुनाव लड़ा था 1991 में, तो उस समय का सिनेरियो मैं बता देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं है क्या चीजें। उस समय इटावा में 4 प्रत्याशी प्रमुख थे। एक मान्यवर श्रीकांत राम जी थे, दूसरे बसपा से थे, तो दूसरे नंबर पर श्री लालजी वर्मा जी थे जो बीजेपी से थे, और तीसरे नंबर पर राम सिंह साके थे जो सपा से चुनाव लड़ रहे थे, चौथे नंबर पर शशांक शेखर त्रिपाठी लड़ रहे थे जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। शशांक तिवारी को उस समय माननीय कांची राम ने सर उस समय तक समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, जनता दल से लड़े थे राम सिंह साक। रुकिए प्लीज रुकिए, मैं पूरा कर दे रहा हूँ, रुकिए तो पहले मैं 4 लोग चुनाव में आए थे। जिस समय मान्यवर साहब चुनाव लड़े थे, ये बता दूं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में न्यूनतम उस समय के गणना के अनुसार बताता हूं लगभग 2 लाख शेड्यूल ट्राइब के वोटर थे। जिस समय मान्यवर साहब चुनाव लड़ रहे थे उस समय समाजवादी पार्टी नहीं थी, उस समय जनता पार्टी के रूप में उस समय रहनुमाई कर रहे थे। अब उस समय का सिनेरियो मैं बता दूं
जिस समय मान्यवर साहब ने उसमें चुनाव लड़ा थी इटावा में, मान्यवर साहब को वोट मिला 1,44,290 वोट मिलकर मान्यवर साहब ने जीत दर्ज की। लगभग अपने विपक्षी भाजपा के प्रत्याशी को लगभग 20 या 21,000 वोट से हराए हैं मान्यवर साहब। दूसरी चीज दूसरे नंबर पर लाल सिंह वर्मा जो बीजेपी से थे, उनको 1,81,824 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर सर 1,21,000 1,21,824 1,21,824 चाहे तो लिख लें। ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर जो आज की सपा है, उस समय का जनता पार्टी के रूप में जानी जाती थी, उस समय उनको वोट मिला था 82,624 वोट। और चौथे नंबर पर राम सिंह साहब को 82,624 वोट मिले थे। और चौथे नंबर पे शशांक त्रिपाठी थे जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, इनको वोट मिला था 74,149 वोट मिला था। ये अब ये तस्वीर एकदम सिनेरियो एकदम क्लियर हो जाता है। और उसी समय सुन लीजिए, एहसान इनका नहीं है, एहसान बल्कि बहुजन समाज पार्टी का माननीय परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह नेताजी का है। नेताजी को खुद बसपा का श्रेय मानना चाहिए, क्योंकि उस समय जसवंत नगर से चुनाव माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय बसपा ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए माननीय नेताजी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था उसका नाम वापस ले लिया गया। अपना प्रत्याशी बसपा ने नहीं उतारा था, इस कारण माननीय नेताजी ने चुनाव। बहुत बड़ी बात, वहां से जसवंत नगर से बसपा ने अपना प्रत्याशी हटा लिया था। और ये अखिलेश कहते हैं कि नेताजी ने काशीराम को जिताकर दिल्ली भेजा था, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं, यह जानकारी नहीं है। मान्यवर साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, हो सकता भारतीय राजनीति की विषय में नगण्य हो, क्योंकि उनको तो चम्मच की थाली, जो उनको थाली मिली है सोने के चम्मच मिला हुआ है, कभी वो भारतीय राजनीति के विषय में मूल्यांकन ही कैसे कर सकते हैं। उनकी सीख के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। दूसरी चीज सुन ली, बाम सेफ के सारे कर्मचारी, भारत के बाम सेफ के सारे कर्मचारी इटावा में जो है डेरा डाल दिए थे, एक एक घर को चुनकर वहां पर 2 लाख जो है शेड्यूल ट्राइब वोटर से, जिसके आधार पर मान्यवर साहब ने बिना किसी अदर पार्टियों के सहयोग से मान्यवर साहब ने अपनी कुव्वत पर जो है लोकसभा का चुनाव जीतकर सदन में जाकर रहनुमाई किया है। दूसरी चीज, अगर इस बात को ये कहते हैं कि अगर हम कांशीराम का वास्तव हितैषी है, मैं तो चाहता हूं भाई बन जाओ कांशीराम का वास्तविक हितैषी। जब आप कांशीराम को वास्तविक है, जब वो कहानी आपको नहीं पता है, तो सत्ता मिलने के बाद जान जाना चाहिए। अरे इतना तो न जान जाते, इतना तो जान जाते कि 85% मूवमेंट के लिए कांशीराम रहनुमाई कर रहे थे, इतना तो कहते। लेकिन ये मानेंगे कैसे, क्योंकि ये तो अपने आप को कभी माने ही नहीं कि हम 85% के लोग हैं। ये तो अपने आप को फॉरवर्ड मानते हैं, ये तो कभी मानते ही नहीं कि हम 85% की श्रेणी में आते भी है। वो तो जब कुर्सी धुलाई गई, तब इनके थोड़े से ज्ञान चक्र खुले, तब इनको पता लगा कि 85% के लोग हैं, तब मान्यवर साहब की सीख इनको मिली। तब तक इनकी कहानी सब उल्टा हो चुकी थी। इन्होंने माननीय सुश्री बहन जी के द्वारा जब उनके रिज्यूम में जो है जो जिलों का नाम मान्यवर साहब के नाम से बनाया गया, महामाया देवी के नाम से बनाया गया, तमाम जिले तमाम विश्वविद्यालय जो है मान्यवर साहब के नाम से बनाया गया, बाबा साहब के नाम से बनाया गया, इन्होंने उस नाम को बदलने का काम किया। इवन कासगंज का नाम जब मान्यवर श्री कांशीराम के नाम से रखा गया, तो उसको नाम जब इनकी रिज्यूम आई उसको बदल कर उन्होंने कांशीराम का स्थान पर फिर कासगंज कर दिया। आखिर इनकी बहन जी यही बात तो वहां पर मन से कही कि चलो भाई ये काम उसने अच्छा किया, अगर बीजेपी ने अच्छा किया, मैंने साधुवाद दे दिया, तो उस साधुवाद के प्रतिफल में आप वही लेकर बैठे हुए, बाकी आपको ज्ञान की चक्षु खोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कौन सा ऐसा, उस भाषण में देख लें, कौन सा ऐसा सेक्टर बहन जी ने छोड़ा है जिस पर बीजेपी एवं कांग्रेस को छोड़ा ही नहीं है, कि आज से आज तक तथाकथित जितना कुछ किया है बीजेपी या कांग्रेस को, उसकी सारी मूल्यांकन बहन जी ने करके छोड़ दिया। फिलहाल मैं उस पर बाद में आता हूँ। मैं इनके कार्यशैली को बता देना चाहता हूँ। तमाम जिलों का नाम बदलने में इन्होंने समाजवादी पार्टी ने भूमिका निभाया। जो बहुजन महापुरुषों के नाम से रखा गया था उसको बदल कर इन्होंने ले जाकर फिर वही पूर्व नाम पर ले जाकर कर दिए। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो था उसको छत्रपति साहू जी महाराजा जो बड़ौदा के महाराजा थे, जो कुर्मी बिरादरी से बिलोंग करते थे, इनको उसका भी वोट मिलता है। और पल्लवी जैसे पटेल उनके शासन सत्ता में रहते हैं, उनका भी इन्होंने दर्द नहीं, उसका भी नाम बदल कर वापस कर दिया। आरक्षण के जनक थे छत्रपति साहू जी महाराज। 1902 में जो है उन्होंने पहली बार आरक्षण को लागू किया था। इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज सुन लीजिए, इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण, इनको तो चाहिए शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए भाई, इनको शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए, तो वो तो वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद क्या हुआ, इन्होंने यम नागराजन पूरे भारत के 35 राज्यों में से अकेला एक उत्तर प्रदेश राज्य है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इन्होंने उल्टा लागू कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना इनकी पर्याप्त भागीदारी है कि नहीं उसको देखते हुए तब इस ऑर्डर को लागू करना चाहिए। इन्होंने उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया, उल्टे मेरे लाखों कर्मचारियों को डिमोशन कर दिया। और पदोन्नत में आरक्षण बिल्कुल तो संसद भवन इन्हीं के सांसद ने माननीय सोनिया गांधी के हाथ से लेकर बिल को फाड़ा है। ये दोनों मंशा एकदम क्लियर हो जाती है। ये बिल को फाड़े हैं और कांग्रेस ने उस बिल को फड़वाया है। कि मैं तो दिखाना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल राइट्स को तो हम आपके लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने फाड़ दिया। और सहयोग सपा कांग्रेस का,
और जो है बिल फाड़े उनके हाथ से, और उतने कांग्रेसी नेता बैठे हुए थे, 10 समाजवादी पार्टी के जवाब नहीं दे पाए, बिल को फाड़ दिए गए। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी बिल को कैसे रोका जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक चीज और आपको बता दूं साहब कि जो है इन्होंने लाखों कर्मचारियों को डिमोशन किया। एक जसमदीद, एक बड़ी ज्वलंत घटना को मैं बताना चाहता हूं, जिसको सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। ये माननीय अखिलेश यादव के रिव्यू में एक कार्यक्रम और हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको लोक सेवा आयोग कहते हैं। लोक सेवा आयोग से 13 अगस्त 2012 में 13 अगस्त 2012 को पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजल्ट निकला, जिसमें 79 एआरओ के लड़के चयनित हुए हैं प्री मेंस इंटरव्यू देकर। उसमें सिर्फ ज्यादा नंबर होने के कारण जो वरीयता भरा गया था, उसमें लोक सेवा आयोग भी था, वो राजस्व और सेक्रेटरीट भी था, सचिवालय भी था। सारे लड़के सचिवालय को प्रेफरेंस किए थे। उस सचिवालय को प्रेफरेंस करने के कारण 79 लड़के, चूंकि जो आरक्षित सीटें थी, 79 लड़के वहां के लिए सेलेक्ट हो गए। अखिलेश यादव की इतना बू आई, उन 79 लड़कों को आज तक ज्वाइन नहीं कराने दिया गया। तो आज भी अदालतों की चक्कर काट रहे हैं आज भी। और उसमें मैं रंजीत कुमार एडवोकेट, एक कैंडिडेट, उसमें मैं रंजीत कुमार एडवोकेट भी हूं। लेकिन मेरा तो सही क्या डिग्री थी, मैंने वकालत के पेशे में आकर अपनी जीवन शैली चला रहा हूं। लेकिन सर, मैंने ऐसे जीवन को देखा हूं, उस नियुक्ति के इंतजार में कितनी माताएं, कितनी पिता अपनी दम तोड़ दिया कि मेरा बेटा ज्वाइन करने जाएगा। मैं यहां तक कि मैं बता दूं, आज की डेट में सुनील सोनकर नाम का लड़का इलाहाबाद में ही रहता है, उसको तो सर ब्रेन हैमरेज हो गया है। वो आज भी बेड पर है, आज भी ऑन बेड पर है, इस उम्मीद पर उसको हैमरेज हुआ कि नहीं मेरी कभी न कभी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आज भी जीवन मरण की सैया देख रहा। अगर इनको झूठ लगता है, मैं तमाम समाजवादियों को चैलेंज करके कहता हूं कि जाकर उसको उस घर पर जाकर देख लें, उसका मूल्यांकन कर ले, मेरे कारनामों की सजा ये 79 निर्दोष 79 उस सजा को भुगत रहे हैं। उस सजा को भुगत रहे हैं कि एक नौकरी मिलना क्वालिफाई करने का काम होता है, और उनके घर के चिराग को बुझाने में ये समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा काम किया है। दूसरी चीज सुन लीजिए, इसी नियुक्ति के संदर्भ में माननीय अवधेश प्रसाद जी, जो कि उस समय के समाज कल्याण मंत्री हुआ करते थे, सारे लड़के अवधेश प्रसाद मंत्री के पास गए। उन्होंने कहा कि चलिए मैं नेताजी मुलायम सिंह से मिलवाकर जो है मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग कराऊंगा। सारे लड़के अपनी खर्चा करके गए हैं। ये साइफाई में डांस करवा रहे थे, ये साइफाई में ठुमके देख रहे थे, जो है लोगों की डांस, अखिलेश उसमें मसलूक थे। यहां तक हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया कि नहीं मिला जाए, नेताजी से मिलने नहीं दिया गया। अल्टीमेटली राम गोपाल को हम लोगों ने लेटर दिया। राम गोपाल ने कहा तुम लोगों की ज्वाइनिंग होने नहीं दूंगा, और यहां से चले जाओ, नहीं तुम लोग हत्या करवा दूंगा। इतनी बड़ी बात, ये कारनामा है। तब अल्टीमेटली हम लोग भाग कर आए, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में लड़ा। हाई कोर्ट में भी इन्होंने क्या क्या खेल किया है वो ऑन रिकॉर्ड में कहना नहीं चाहता हूं। ये हालात है इनकी। ये अगर इसके बावजूद भी तथाकथित चमचे अगर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वही कहा है ना कि जो है ये चमचे तब कभी भी जीवन में समझ नहीं सकते हैं। इनको जिंदगी में समझने की कोई चीज समझ में नहीं आएगी। वही भगत अमीन जन की बातें याद हो जाती है कि घुटने पर टिके हुए लोग, सुविधा पर बिके हुए लोग बात करते हैं बरगद की, मगर गमले पर टिके हुए लोग हैं। ये लोग इसी तरह से अपने स्वार्थ के कारण समाज की गला घोटने में पीछे नहीं रह रहे हैं। तमाम तथाकथित लोगों को ऐसी बात देना चाहता हूं, अगर वो इस बात को हमको कहते हैं कि हमने एक साधुवाद देने से सारी सिनेरियो, सारी भाषा उनका गलत हो जाता है, तो मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं, कुछ फोटो तस्वीर आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये माननीय मुलायम सिंह है, माननीय मोदी जी है, माननीय जो है अखिलेश जी है, मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। ये जो है पूरे योगी के साथ बैठे हुए फोटो के साथ में बता रहा हूं। ये क्या है? अगर मेरा साधुवाद देना, अगर इतना गुलाम बीजेपी से मिलकर हमने बीजेपी साठगांठ कर लिया, बीजेपी ने मेरा सहयोग कर लिया, तो ये क्या है? ये चीजें क्या है? ये जो है ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सपा भाजपा एक हुआ, भाजपा के तालमेल से निर्विरोध चुनाव जीते। ये क्या है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आज का कलेक्शन नहीं, मैं इकट्ठा कलेक्शन करके रख रहा हूं। ये देखिए ये क्या है? माननीय योगी के साथ मुलायम से माननीय नेताजी और अखिलेश जी खड़े हुए हैं। इनकी ये क्या तस्वीर है? थोड़ा इसका भी मूल्यांकन उन्होंने कर ले। अब आते हैं, मैं देखता हूं इनकी ये सिनेरियो है, इस पर थोड़ा मूल्यांकन करके देख ले। मैंने तो खोलकर मुझे इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी का सहयोग से, अरे मैं दो बार बीजेपी का सहयोग से सरकार बनाया हूं, दो बार एडमिट करके कह रहा हूं। मैं बीजेपी के पास नहीं गया था, बीजेपी स्वयं चल के आई है। बहन जी किसी से मिलने नहीं जाती है, बीजेपी स्वयं आकर नतमस्तक होकर कहा कि सरकार आप बनाइए, और मैंने सरकार बनाया। और कांसीराम का जो नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, बहन जी ने एक तरफ से 6 महीने तक अभियान चलाकर जो है सारे उत्तर प्रदेश के जमीनों को आवंटित कर दिया गरीबों मजलूमों के बीच में। उन्होंने बहन जी लगातार जो है 65 लाख की भर्ती, 35,000 से ज्यादा भर्ती कर दी। एक तरफ से अभियान चलाकर भर्ती, गुंडों माफियों की बात कर रहे हैं। उसी शासनकाल में आपको सबको पता होगा कि गुंडा की क्या कहानी हुई है, उठाकर रखकर जो है बहन जी ने क्या कर दिया। एक गुंडे गाड़ी पार हो गए थे, वो बीजेपी के ही थे, सारे लोग बीजेपी के थे, लेकिन एक नहीं चलने दिया आगे। कार सेवकों के विषय में सुन लीजिए, मैं इस बात को खुलेआम बता देना चाहता हूं कि मैं सरकार बनाया हूं। हाँ, मैं सरकार बनाया हूं, हाँ जरूरत पड़ेगी तो हदम बनाऊंगा, लेकिन मैं
समाज की दशा और दिशा से कभी समझौता नहीं कर सकता। मैं अपने स्वार्थ के कारण, मैं अपने स्वार्थ का समाज का गला नहीं घोट सकता। मैं किसी स्वार्थ के आकर किसी कहने पर किसी की तिलांजलि नहीं दे सकता हूँ। ये चीजें मेरे साथ है। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ। आप तो कह रहे हो ना, आप तो कह रहे हो उसके साथ मिल गए ना, आप तो कह रहे मिल रहे, वहीं तो था, वहीं पर थे कि तमाम जो है गुंडे माफिया सलाखों के बीच में चले गए थे, किसी को नहीं चलने दिया गया। सेवकों के द्वारा कहा गया कि मैं अपनी मस्जिद में जो है वो उसका पूजा पाठ करने के लिए जाऊंगा। बहन जी कहीं जब तक अदालत के निर्णय नहीं आएगा तब तक परिंदा वहां पर नहीं मार सकता, तब तक परिंदा पर नहीं, अब कोई जा नहीं पाया। नया परंपरा कहाँ पैदा नहीं होने, काशी और मथुरा रुद्राभिषेक के कार्यक्रम का प्रयास किया गया, बीजेपी के सहयोग का सरकार कर रही थी। बहन जी ने कहा नहीं, मैं ये कोई परंपरा नहीं पैदा होगा, कुर्सी तेल में चली जाए, कुर्सी भाड़ में चली जाए, कुर्सी का मैं परवाह नहीं करता हूँ और शासन सत्ता करके दिखाता हूँ। और बहन जी ने शासन सत्ता करके दिखाया। मैं पूछता हूँ, आप तो फुल मेजोरिटी में रहे हैं, ये क्या तस्वीर बता रही है, ये सिनेरियो क्या बता रही है? आप कह रहे हैं रात में चोरी चोरी जाकर मिलते हैं, प्रोफेसर राम गोपाल रात में जाकर मिलते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल संसद की गलियारों में अमित शाह को, माननीय अमित शाह को जो है चिट्ठी देते हैं, वो कैमरे में ऑन कैमरे रिकॉर्ड कैद है। हमको कह रहे हैं हम मिले हुए हैं, हमको मिले हुए हैं। अरे हम डंके के चौक पर कहता हूं कि मैं कहीं भी किसी पे समझौता कर सकता हूं, लेकिन हाँ, समाज मेरे लिए प्रमुख है। मेरी असली समझौता उस समाज से है, मेरी उस असली समझौता दबे कुचले लोगों से है, मेरा वो असली समझौता उस मजलूमों से है जो दिहाड़ी पर अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए हमारा जुड़ा हुआ है। अगर जब भी मुझे अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं जो है वहां पर बैटिंग भी करूंगा और समाज को दशा दिशा बदलने के लिए वो हर कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं और बहन जो करके दिखाने के लिए भी तैयार है। दूसरी चीज मैं उस पर आना चाहता हूं, कुछ जो है हमारे ही जो जिनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे ऐसे लोग जिनको बहन जी ने 18 विभाग दिया है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सुले जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा। अरे गहलोत की सरकार में जाकर देख लीजिए ना, जाकर कांग्रेस शासित राज्यों में देख लीजिए ना, मटके में पानी पीने के लिए आप ही के राज्यों में उस बच्चे की हत्या हो जाती है। क्या आप उसका कभी मूल्यांकन किया है? कभी उसके लिए आपने इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि नहीं कांग्रेस शासित में ऐसा बड़ा एट्रोसिटी SC/ST के साथ हो रहा है? क्या आपने उसका कभी मूल्यांकन किया है? अरे आपको ये भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए, मंडल कमीशन जैसे जो व्यवस्था को कांग्रेस के रिज्यूम में लागू नहीं हुआ, क्या उसको आपको दिखाई नहीं देता है? क्या आपको ये नहीं पता होता है कि जो मंडल कमीशन की जो है लागू जो है कांग्रेस के द्वारा ही रोका गया था? काका कलेक्टर कमेटी का रिपोर्ट 1956 में भी आ गया था, इन्होंने कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। मंडल कमीशन आ गया, उसको लागू नहीं किया गया। ये कहां का परिणाम है? और दूसरी चीज बता दे रहा हूं, माननीय राहुल गांधी की इस बात का मूल्यांकन हो जाता है। ये देखिए कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का बयान है। मैं ये नहीं कहता हूं, इसका कांग्रेस और राहुल गांधी जाकर इसका मूल्यांकन कर लेंगे। ये वेणुगोपाल का ये कांग्रेस प्रवक्ता वेणुगोपाल का स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट है। कांग्रेस का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत से आरक्षण खत्म कर देना। कांग्रेस का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत से आरक्षण को खत्म कर देना। बहुत बढ़िया। और माननीय श्री राहुल गांधी जी विदेश में जाकर कहते हैं जब मैं सक्षम होऊंगा तो आरक्षण खत्म कर दूंगा। आप डेलिबरेटली इस बात को कह रहे हैं, आपका आशय क्या है विदेश में इस बात को जाके कहने का? आप अपनी आशय स्पष्ट कर दीजिए कि आरक्षण खत्म कर दूं तो सक्षम होऊंगा। कहना क्या चाहते हैं आप? यहाँ का सफाई दे रहे हैं? अरे नहीं, आपके चरित्र में वही है, आपके ब्लड में वही है, क्योंकि इतिहास ही गवाह है। मैं बहुत पहले एक वीडियो कर चुका हूँ, डबरिन की उत्पत्ति है, डबरिन की देन है कांग्रेस। महात्मा गांधी इस बात के लिए दुखी हुए, उन्होंने कहा कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहे हैं कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जी आज चाटुकारिता के चलकम जी रहे हैं। अरे तथाकथित जो लोग गए हैं, मान्यवर साहब तो नागनाथ और सापनाथ दोनों को एक उपाधि दी है। मैं एक बात कहता हूँ, लोगों के लगता है किराए की भीड़ से आए हैं, लोगों की बातों को मैं मान लेता हूँ कि लोगों कह रहे हैं कि नहीं योगी ने समर्थन किया, बस दिए, इसके कारण भीड़ आ जाएगी। मैं एक बात का खुला चैलेंज देता हूँ, बीजेपी की माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, तीनों लोगों की खुला चुनौती दे रहा हूं कि इतनी बड़ी कुव्वत पैदा कर लो कि आप भी एक रैली करके इस तरह के दिखा दो जिसमें लोग नमक और रोटी प्याज लेकर 2 दिन का दिहाड़ी छोड़ के आपके हुजूम में शामिल हो जाएं। इस दिन अगर करके दिखा दो तो मैं समझता हूं कि आपकी औकात समझ में आ जाएगी। किसी पर उंगली उठाने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ेगा, 10 बार आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या करके रखे हैं। तो आपको किसी की दशा दिशा पर उस हालात बना लीजिए, उस पर आप मूल्यांकन न करिए। ये मूल्यांकन करिए तो सतही मूल्यांकन न करिए, बुद्धि और विवेक से मूल्यांकन करिए। सद्बुद्धि आए। राजनीति में विपक्ष का उतना ही योगदान होता है जितना सत्ता पक्ष की होता है, जितना सत्ता पक्ष का योगदान होता है उतना प्रतिपक्ष का भी योगदान होता है। मेरी एक भी सीटें नहीं है, लेकिन हमें 64,000 विद्यालयों को जो है खत्म करने का आदेश माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। बहन जी ने एक बार ट्वीट किया, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको वापस लेना पड़ा। सतही राजनीति करना छोड़ दीजिए, मुद्दे की राजनीति करिए, तब तक किसी की नहीं होती है। आज हमें कल आप संविधान दिखाते हैं राहुल गांधी जो आपका आवाज नहीं आ रहा। चलिए अच्छा कंटिन्यू रखिए, आप अपनी बात चालू रखें जी। तो वही कह रहा हूं माननीय राहुल जी, मैं तो अब ये भी कहने के तैयार हूं, बड़ी शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने माननीय साहब को
आईएसआई का एजेंट कहा है, वो आज मान्यवर साहब को आदर्श मान रहा है। वो जिसने भारतीय संविधान को कभी अक्षरशः लागू नहीं किया, जिसने भारतीय संविधान को अक्षरशः लागू नहीं किया और आज वो संविधान की किताब लेकर डाल रहा है। अरे वो दिन वो भूल गया। यही अदालत है, मैं एडवोकेट जैसा बात करूंगा, यही अदालत है। माननीय परम श्रद्धेय क्या नारायण साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने इस बात के आधार पर कांग्रेस की लिस्ट, जजों की लिस्ट को वापस फेंक दिया कि इसमें एक भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है, एक भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है, उठाकर उस लिस्ट को फेंक दिया था माननीय क्या नारायण साहब ने। तब जाके माननीय जस्टिस के जी बालाकृष्णन को ढूंढ के लाकर वो जो है सीजीआई बनाया गया, मतलब जज बनाया गया। आप अपनी चरित्र को तो देख कर लीजिए। मुझे पता है, ये बात मैं जानता हूं सर, ये बात मैं पूरे शिद्दत के साथ कह सकता हूं कि भारत में दो दलीय व्यवस्था है। भारत में दो दलीय व्यवस्था है, लगभग दो व्यवस्था तो है नहीं, दो दलीय व्यवस्था नहीं, लेकिन लगभग दो दलीय व्यवस्था लास्ट में हो ही जाता है। भारत में दो ही दलीय व्यवस्था रहेगी, या तो अम्बेडकरवाद रहेगा, या तो जो है इनकी आइडियोलॉजी रहेगी, या तो मनवाद की आइडियोलॉजी रहेगी, या तो अम्बेडकरवाद की रहेगी। देर सवेर, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां, देर सवेर ये देखते रहिए, बहुजन समाज पार्टी में विलय करना पड़ेगा। उसकी आहट दिखाई दे रही है। संविधान को न मानने वाले, संविधान को लागू न करने वाले यहाँ संसद में संविधान की किताबें दिखा दे रही हैं। ये इस रास्ते पर चलने का पर्याय है। संसद भवन में नीली टी शर्ट, माननीय राहुल गांधी को नीली टी शर्ट पहनकर देखे होंगे, माननीय प्रियंका गांधी को जो है नीली साड़ी पहनकर चल रहे हैं। इसको क्या बात मान के चलूं? देर सवेर बहुजन समाज में सब विलय करने वाले हैं। और ये बात मैं पहले इस बात को तेरो शायरी के द्वारा कर दिया कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं और हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। बहन जी इतना मजबूर लोगों को कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगी कि नतमस्तक होकर इनको आना पड़ेगा। आप इंडिया इंडिया करके चिल्लाए थे, हंस रहा आपने देख लिया। पूरी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में सारे लोगों ने 10 लोगों में 9 लोगों ने कहा मैं अखिलेश को वोट देने जा रहा हूं क्योंकि योगी को रोकना है। 9 लोगों में 10 लोगों ने कहा कि मैं योगी को वोट देने जा रहा हूं, अखिलेश को वोट देने जा रहा हूं। उसके करने के बावजूद भी अखिलेश सरकार को रोक नहीं पाए। मैं सबको बड़ी शिद्दत के साथ बता देना चाहता हूं, इवन माइनॉरिटी भाई को भी इस बात को बता देना चाहता हूं, अगर सही फैसला लेने का कोशिश किया तो निश्चित तौर पर मैं बता दे रहा हूं 20% कम से कम 23% बहुजन समाज की वोट, जिस पर कोई दाल नहीं गला सकता, वो तो 10% वोट इसलिए चला गया था समाजवादी पार्टी में क्योंकि वो इस बात के इन्होंने जो है प्रोपेगेंडा मचा दिया था कि मैं बीजेपी को रोक रहा हूं, तो 10% वोट हमारा वहां से चला गया था। हम 13% 9% बीच में आकर रुक गए। लेकिन आज भी बहन जी के साथ 23% प्लस अन्य जातियां खड़ी हुई हैं। अगर मैं माइनॉरिटी भाई से बड़ी शिद्दत के साथ कह रहा हूं कि आपके 20% वोट अगर इनके साथ पड़ जाता है तो 40% शुरुआत हो जाता है। ईवीएम का बाप भी फेल हो जाएगा। दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम भी फेल हो जाएगा, इनके मंसूबे नाकाम हो जाएंगे, ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे और सत्ता की कुर्सी पर आप ही होंगे, आपके सिवा कोई नहीं। बात यही है, बहुत कुछ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं। आग में जो है बड़ी भड़ास है, इसको लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि समझ लीजिए। बहन जी ने अपने रैलियों में साधुवाद के साथ साथ ये भी कहा है कि किराए की भीड़ से नहीं हमारे रैलियों में आए हैं, सब अपने खुद के संसाधन से आए हैं। इमरजेंसी के दौरान संविधान की दुरुपयोग किया, ये भी कहे हैं। पहलगांव के में जो घटना हुई है उसके विषय में भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी सही से चाक चौबंद किए होते तो शायद जो है इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इतने लोगों को सिंदूर नहीं उजड़ता। ये बहन जी ने कहा है। सच्चर कमेटी के विषय में भी कहा है, सच्चर कमेटी को कांग्रेस ने लागू नहीं किया है, ये भी कहा है। और वर्तमान सरकार को कोसों दूर है, उससे अपेक्षा नहीं किया जाता, उस बात को करेगी। ईवीएम के विषय में इन सारी चीजों को उन्होंने 5 किलो राशन के विषय में भी बहन जी ने कहा, 5 किलो राशन के विषय में भी कहा कि इसको पंगु बनाने की व्यवस्था किया जा रहा है। ये सारी चीजों को उन्होंने बहन जी अपने भाषण किया है। अगर लगता है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सही से मूल्यांकन करिए और सही से मूल्यांकन करिए। आइए, बहुत लंबा हो रहा है सर, बहुत लंबा हो रहा है। 36 मिनट हो गए, 36 मिनट। मैं तैयार बैठा हूँ, मैं खत्म करना चाहता हूँ इस पंक्ति के साथ। मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूँ इस पंक्ति के साथ। राज अशोका का लाने का जंग जारी है, राज अशोका लाने का जंग हमारी जारी है जी। राज अशोका लाने का जंग हमारी जारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर पहना हमारी भारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर पहना हमारी भारी है। ये बहन पंक्तियां बरबसी आ जाती है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहता हूँ बात को लोगों तक पहुंचे, जनजन तक पहुंचे, इस बात को समझे, हमारी क्या क्या चीजें हैं, दशा दिशा समझे। फिर भी अगर किसी को लगता है तो फिर मैं किसी अगले वीडियो में आऊंगा। धन्यवाद प्रकाश।